नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर बीजेपी में जबरदस्त बवाल, इस्तीफों की झड़ी, टिकट बंटवारे के बाद सड़कों पर उतरे नेता। खबर में आगे जिक्र होगा कि एनडीए के भीतर क्या सब कुछ ठीक नहीं, महाराष्ट्र में खटपट, बिहार में बवाल। खबर में आगे आपको बताएंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा मामले में पीएम मोदी ने मांगी माफी तो संजय राउत ने ली चुटकी। क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि उपचुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा यहां पर राहुल गांधी का। अमेरिका जा रहे हैं राहुल गांधी, छात्रों और भारतीय प्रवासियों से करेंगे मुलाकात। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इंडिया का करते हैं समर्थन तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। तो करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर बीजेपी में बवाल, इस्तीफों की झड़ी, टिकट बंटवारे के बाद सड़कों पर उतरे नेता। जी हां दोस्तों, बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार अपने ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं और उनकी मांग है कि पार्टी ने सही उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। हर रोज जम्मू में लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बाहरी कैंडिडेट नहीं चाहिए। बीजेपी ने जिसे प्रत्याशी घोषित किया है, कार्यकर्ता उसे बदलने की मांग कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का पार्टी से इस्तीफा देने का क्रम जारी है। बीते 2 दिनों में चंद्रमोहन शर्मा, कश्मीरा सिंह और युद्धवीर सेठी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद आचार संहिता लग चुकी है और यहां पर बीजेपी में बवाल जो है और इस्तीफों की जो झड़ी है उसकी खबरें सामने आ रही हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में भी खटपट, बिहार में भी बवाल, क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सियासी गलियारे से जैसी खबरें आ रही हैं, कम से कम वो तो यही इशारा कर रही है। पहले बात करें बिहार की, तो वहां रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आते दिख रहे हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई आगे बताएंगे। उधर बिहार से ही एनडीए में शामिल एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान भी लगातार अलग फॉर्म में दिख रहे हैं। जातीय जनगणना, लेटरल एंट्री से पोस्टिंग पर उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से अलग रुख दिखाया। इससे सवाल खड़े होने लाजमी हैं कि आखिर पीएम मोदी के हनुमान की प्लानिंग क्या है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार की एनसीपी नाराज दिख रही है। ऐसा हुआ शिंदे गुट की शिवसेना के एक नेता की ओर से दिए गए विवादित बयान से। आखिर पूरा मामला क्या है जिससे चुनाव से ठीक पहले महायुति की एकजुटता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत पवार गुट एक साथ महायुति गठबंधन में सरकार चला रही है। और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत ने गुरुवार को ऐसा बयान दिया जिस पर घमासान तेज हो गया है। उन्होंने कहा कि वो कैबिनेट की बैठकों में अजीत पवार के बगल में बैठते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद उन्हें उल्टी आने जैसा महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ा बयान दे दिया यहाँ पर। सावंत ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि वो एक कट्टर शिव सैनिक हैं और एनसीपी के नेताओं के साथ उनकी कभी नहीं बनी। भले ही कैबिनेट बैठकों में हम एक दूसरे के बगल में बैठे हों, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे उल्टी सी आने लगती है। बस जैसे ही उनका यह बयान सामने आया, एनसीपी अजीत पवार खेमे ने नाराजगी जाहिर कर दी है, जिसके बाद अब अजीत पवार क्या तल्ख तेवर दिखाएंगे, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। और जेडीयू ने भी इधर बिहार में कह दिया है कि बीजेपी नेता को इतिहास का ज्ञान नहीं है। तो क्या एनडीए में जबरदस्त बवाल चल रहा है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा मामले में पीएम मोदी ने मांगी माफी तो संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की घटना पर माफी मांगी और इस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राजनीतिक माफी मांगी है, माफी मांगने से शिवाजी के अपमान की भरपाई नहीं होगी। पुलवामा हमले के लिए भी पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा, माफी मांगो, छूट जाएंगे, यह है उनका। अगर सच्चे मन से पीएम माफी मांगते तो 5 साल पहले 40 जवानों की हत्या हुई थी, देश दुखी हुआ था, तो उस वक्त देश से माफी मांगनी चाहिए थी। आपकी नाकामी से ये दुर्घटना हुई है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का वादा पूरा नहीं हुआ है, आपने इतना झूठ बोला है तो आपको हर दिन माफी मांगनी होगी। ये महाराष्ट्र है और ये किसी को माफ नहीं करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र किसी को माफ नहीं करता है और अगर आप इन कामों के लिए माफी मांगने लगे तो आपको हर रोज माफी मांगनी पड़ेगी। तो आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपचुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों
में जुटे कार्यकर्ता अखिलेश यादव ने दिया ये बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि यूपी की उपचुनाव की तैयारी तो करनी है, पर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूती देकर पूरी सावधानी से भाजपा का मुकाबला करना है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर का अवैधानिक प्रयोग होने लगा है, कानून की अनदेखी कर मनमाने तरीके से खासकर एक वर्ग विशेष के घरों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। भाजपा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं अखिलेश यादव गुरुवार को समाजवादी पार्टी मुख्यालय कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम बंगाल जैसी घटनाएं हो रही हैं, बच्चियों की हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था चौपट है, अपराधों में लगातार वृद्धि हुई है। समाजवादी सरकार ने डायल 1090 वुमेन पावर लाइन सेवा बनाई थी, जिससे महिलाओं के प्रति अपराधों पर लगाम लगी थी। भाजपा ने उसे निष्प्रभावी बना दिया। अभी फर्रुखाबाद में 2 बालिकाओं की संदिग्ध मौत के मामले में भाजपा सरकार की चुप्पी विचलित करने वाली है। भाजपा केवल राजनीतिक फायदे के लिए विपक्ष शासित राज्यों में आवाज उठाती है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में महिला अपराधों के मामले में मुंह, आंख, कान, नाक सब कुछ नैतिकता के सभी दरवाजे बंद करके बैठी है। और सपा प्रमुख ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पराजय से मुख्यमंत्री सदमे में है, पूरी भाजपा में बौखलाहट है। मुख्यमंत्री ने 7 साल की सरकार में समाजवादी पार्टी के खिलाफ विषवमन करने और बदनाम करने तथा सत्ता का दुरुपयोग के अलावा कोई काम नहीं किया है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका जा रहे हैं राहुल गांधी, छात्रों और भारतीय प्रवासियों से करेंगे मुलाकात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सितंबर में अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान अमेरिका में वो भारतीय प्रवासियों, छात्रों और सांसदों से मुलाकात करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद से ये राहुल गांधी की पहली विदेश यात्रा होगी। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी सितंबर के दूसरे हफ्ते में अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। राहुल का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इस संबंध में उनकी यात्रा की तारीखों को लेकर जानकारी शेयर की है। भारतीय प्रवासी कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सितंबर में होने वाली अमेरिका यात्रा के बारे में जानकारी शेयर की है। राहुल गांधी 8 सितंबर को डेलास टेक्सास और 9 और 10 सितंबर को वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। ये उनकी विपक्ष के नेता के रूप में पहली विदेश यात्रा होगी। राहुल गांधी सितंबर के पहले हफ्ते में 1 सप्ताह की इस यात्रा पर अमेरिका जाएंगे, जहां वो भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस आला कमान ने बिहार में 3 नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी, यूथ ब्रिगेड भी चुनाव की तैयारियों में जुटा। जहां दोस्तों, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए कई अहम जिम्मेदारियों को बांटा है। भारतीय युवा कांग्रेस ने सभी जिलों में प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में 3 सचिवों को बिहार का दायित्व सौंपा गया है। ये तीनों पदाधिकारी बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे। जिन तीनों नेताओं को बिहार का दायित्व मिला है वो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और मुस्लिम वर्ग से आते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में विभिन्न राज्यों के 74 प्रतिनिधियों को जगह मिली है। उनमें 3 सचिवों को बिहार का दायित्व मिला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन तीनों को बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश के साथ समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया है। संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजभवन किसी पार्टी का ना बने कार्यालय, कर्नाटक में कांग्रेस ने राज्यपाल के खिलाफ निकाला मार्च। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने शनिवार को कहा कि राज्यपाल पद के कथित दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस ने भवन चलो मार्च आयोजित किया है। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि इस मार्च का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राजभवन किसी राजनीतिक दल का कार्यालय न बने। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने राजभवन चलो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से आयोजित नहीं किया। यह मामला अदालत के विचाराधीन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस वासियों ने बोला हमला, किसानों पर टिप्पणी मामला, इस्तीफे की उठी मांग। जी दोस्तों, जालौन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल से सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों पर की गई टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई के साथ बर्खास्त करने की मांग उठाई। देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान पर अभद्र टिप्पणी करना देश हित में नहीं है। किसानों के खिलाफ बोलने वाली महिला सांसद कंगना रनौत के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कोई भी दोबारा किसानों के खिलाफ ना बोल सके, ये बयान दिया गया है। जालौन में शनिवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धीरेन्द्र शुक्ला अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में मंडी से सांसद कंगना रनौत के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि भाजपा सांसद कंगना रनौत
मानसिक तौर पर बीमार हैं, चर्चा में बने रहने की आदत हो गई है। बार बार गलत बयानबाजी करके, किसानों को बदनाम करके बीजेपी सांसद चर्चा में रहना चाहती हैं। ये अभिमान उनके भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम के खिलाफ फैसला सुनाने पर कांग्रेस का राज्यपाल पर भड़का गुस्सा, राजभवन चलो अभियान चलाया। जी दोस्तों, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। इसके खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सत्ता में मौजूद मंत्रियों ने मुडा मामले में राज्यपाल के फैसले के विरोध में राजभवन चलो अभियान चलाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के साथ साथ कांग्रेस विधायकों ने राजभवन चलो में भाग लिया। कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर कांग्रेस के खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाने के विरोध में राजभवन तक मार्च किया। वहीं सीएम सिद्धारमैया राज्यपाल की बैठक में शामिल नहीं हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव में 15 वोट मैंने फर्जी डाले, बूथ भी कैप्चर किया। बीजेपी सांसद से कार्यकर्ता की बातचीत का वीडियो वायरल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सागर से भाजपा सांसद लता वानखेड़े और उनके कार्यकर्ता का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दोनों की बातचीत में जो सामने आया है उससे सब हैरान है। दरअसल वीडियो में कार्यकर्ता अपने सांसद से ये बोलता सुना जाता है कि उसने चुनाव जिताने के लिए फर्जी मतदान किया है। एक कार्यकर्ता ने कहा कि अगर जेल भी जाते तो हम जाते। वही दूसरे कार्यकर्ता ने कहा कि उसने खुद 15 वोट डाले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, बीजेपी को बड़ा झटका, 2 सीनियर नेताओं ने दिया इस्तीफा, बढ़ा सकते हैं पार्टी की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा तो की, पार्टी में आंतरिक विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वकील चंद्रमोहन शर्मा ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पूर्वी जम्मू सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी ने टिकट बंटवारे में उन्हें तवज्जो नहीं दी है। बता दें कि इस सीट पर 1 अक्टूबर को आखिरी फेज में वोटिंग होनी है। चंद्रमोहन शर्मा ने कहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में निराशा है। वो काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और निराश हो चुके हैं। उनका कहना है कि मैं भी उन नाराज वरिष्ठ नेताओं में शामिल हूं जो कि पार्टी जिन्होंने छोड़ दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बड़ी खबर, राजस्थान से अधिकारियों के ट्रांसफर पर घिरे सीएम भजन लाल शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में अधिकारियों के लंबे समय से संभावित तबादलों पर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने गुरुवार को कहा कि मौजूदा हालात में अधिकारी असमंजस में हैं और जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। अशोक गहलोत ने 8 महीने बाद भी राज्य में आला अधिकारियों के तबादले नहीं होने संबंधी एक समाचार सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार के दौरान बीजेपी ने प्रदेश की नौकरशाही पर तमाम आरोप लगाए थे। हमारी सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरएएस, आरपीएस की नियुक्तियों पर बीजेपी के साथी अनर्गल टिप्पणियां करते थे। वहीं आज इस सरकार के करीब 8 महीने हो जाने के बाद भी सरकार चलाने वाले प्रमुख पदों पर हमारी सरकार के समय लगाए गए अधिकारी ही काबिज हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जुम्मा ब्रेक को लेकर एनडीए में फूट, असम सरकार के फैसले पर जेडीयू ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि असम सरकार की विधानसभा में जुम्मा ब्रेक के फैसले पर एनडीए में ही फूट पड़ती दिख रही है। दरअसल जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने शनिवार को असम सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक की प्रथा को समाप्त करने के फैसले का विरोध कर दिया है। नीरज कुमार ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि किसी को भी धार्मिक आस्थाओं पर हमला करने का अधिकार नहीं है। नीरज ने एएनआई से कहा है कि बेहतर होता अगर असम के सीएम लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने पर अधिक ध्यान देते। असम के मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय देश के संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। हर धार्मिक आस्था को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने का अधिकार है। मैं सीएम शर्मा से पूछना चाहता हूं कि आप रमजान के दौरान शुक्रवार की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और दावा करते हैं कि इससे कार्य कुशलता बढ़ेगी। हिंदू परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मां कामाख्या मंदिर है। क्या आप वहां बलि की प्रथा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में हुई शामिल, कहा आपकी बेटी आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट ने शंभू सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के लिए अपना अटूट समर्थन दिखाया और कहा कि आपकी बेटी आपके साथ है। शंभू सीमा पर किसानों ने शनिवार को एक बड़ी सभा के साथ अपने चल रहे विरोध प्रदर्शन का 200वां दिन मनाया। फोगाट एकजुटता दिखाने के लिए उनके साथ शामिल हुई। अधिकारियों द्वारा दिल्ली तक मार्च रोकने के बाद किसान 13 फरवरी से शंभू सीमा पर तैनात हैं। प्रदर्शनकारी अन्य प्रमुख मुद्दों के अलावा सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। प्रमुख खेल हस्ती और किसान आंदोलन के समर्थक फोगाट को किसानों ने फूल
मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। शंभू बॉर्डर पर अपने भाषण में विनेश फोगाट ने किसानों की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वो लंबे समय से वहां बैठे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा और दृढ़ संकल्प कम नहीं हुआ है। उन्होंने एक किसान परिवार में जन्म लेने पर गर्व व्यक्त किया और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी बेटी के रूप में उनके साथ वो खड़ी रहेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कंगना रनौत संसद में रहने लायक नहीं, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत किसान आंदोलन पर टिप्पणी करने के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कंगना पर निशाना साधा और किसानों के विरोध में की गई टिप्पणी की आलोचना की है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि कंगना रनौत एक महिला हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो संसद में रहने लायक नहीं है। वो पढ़ी लिखी नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोगों के बारे में नहीं सोचती हैं, वो केवल अपने बारे में सोचती हैं। कंगना को महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि पूरा देश एक साथ आए और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आगे बढ़े। महिलाओं की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इसे संबोधित करने के लिए एक साथ आना चाहिए। दोस्तों बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने एक साक्षात्कार की क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर कर कहा कि अगर भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान का विरोध प्रदर्शन जारी रहता तो देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती थी, लेकिन देश के मजबूत नेतृत्व के कारण ऐसा नहीं हुआ। किसानों के आंदोलन के दौरान लाशें कट रही थी और बलात्कार हो रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव ने हिमंत विश्व शर्मा को बताया योगी का चाइनीज वर्जन, जुमा नमाज ब्रेक पर सियासत तेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि असम विधानसभा में जुमे के दिन मिलने वाले नमाज ब्रेक पर रोक लगाए जाने पर देश भर में सियासत तेज हो गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि हिमंत सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि जब तक हम लोग हैं तब तक मुसलमानों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। कभी वक्फ बोर्ड तो कभी सीएए और एनआरसी पर बिल लाया जा रहा है। किसी न किसी तरह से अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी समाज में नफरत फैलाना चाहती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश की आज़ादी में सभी लोगों का योगदान है। मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी थी और इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। संविधान में हर धर्म को समानता और मान्यता का अधिकार है। मुसलमानों का अधिकार छीन सके ऐसा कोई माय का लाल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार विधानसभा में भी बीजेपी के एक विधायक ने मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीनने की बात कही थी। बीजेपी के लोग इसी तरीके से काम करते हैं। आश्चर्य की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बात पर चुप हैं। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में क्या सत्ता विरोधी लहर को मात दे पाएगी बीजेपी? अब की बार किसकी सरकार? ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले के घटनाक्रम बताते हैं कि पार्टी के लिए माहौल अनुकूल नहीं है। टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। नायब सिंह सैनी करनाल छोड़कर चुनाव लड़ने लाडवा पहुंच गए हैं, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आखिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति कैसी है? क्या भाजपा नेताओं का ये दावा सच होगा कि पार्टी तीसरी बार राज्य में सरकार बनाएगी? दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सीट बदल ली है। कहा जा रहा है कि करनाल के बजाय नायब सिंह लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से ठीक पहले सीट बदलना बताता है कि सीएम को पुरानी सीट से जीत का भरोसा नहीं है। करनाल मनोहर लाल खट्टर की सीट रही है। 10 साल के बीजेपी के कार्यकाल में ज्यादातर समय मनोहर लाल खट्टर की ही सीएम रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी को करनाल से जीत का भरोसा नहीं। उनका फैसला तो कम से कम यही कहता है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी चुनाव लड़ने से पीछे हट चुके हैं। बड़ौली सोनीपत के राय से सीट विधायक हैं और दोस्तों आपको बता दें कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव टालने की मांग की थी। बड़ौली ने इसके लिए छुट्टियों का हवाला दिया था कि वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आ सकती है। चुनाव आयोग ने बड़ौली के पत्र पर क्या फैसला लिया अभी ये सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष को ये कहने
कहने का मौका मिल गया कि बीजेपी बैकफुट पर है। हरियाणा में एक तरफ बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है तो दूसरी तरफ पहलवान बेटियों का मुद्दा है। किसानों और पहलवानों की नाराजगी हरियाणा में बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है और इसे आप विनेश फोगाट के स्वागत में दिल्ली से चरखी दादरी तक उमड़ी भीड़ को देखकर समझ सकते हैं। दोस्तों, किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहता है, लेकिन हरियाणा में उसके पास सत्ता है और ये देखना है कि किसानों का मुद्दा चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा में 5 सीटों पर आ गई। 2014 और 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीती, लेकिन 2024 में उसे 5 सीटों का नुकसान हुआ था। कांग्रेस 5 सीटों पर जीत गई। ये बताता है कि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है और जब बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें जीती थी तो उसे 40 सीटें मिली थी। जब 5 सीटें जीते हैं तो कितनी सीटों पर जीत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।